आजकल है ना शार्क टैंक के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। काफी अच्छा शो भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्क टैंक ये शो में जो होता है वही सब कुछ हद तक, कुछ नहीं काफी हद तक महाभारत में भी हो चुका है। कैसे, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं अगले कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो अभी समझते हैं कि शार्क टैंक में एग्जैक्टली होता क्या है। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों ने शायद कोई बिजनेस, कोई वेंचर, कोई सोल्यूशन या फिर कुछ ना कुछ ओपन किया होता है, जिसके लिए उन लोगों को फंडिंग की जरूरत होती है। तो फंडिंग के लिए वो आते हैं शार्क्स के पास, और शार्क्स यानी ये इन्वेस्टर्स को अगर वो कॉन्सेप्ट, वो सोल्यूशन, वो बिजनेस, वो वेंचर अच्छा लगता है तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा निवेश करते हैं फॉर सम स्टेक इन द कंपनी। ये एक कॉन्सेप्ट है। सो ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि ये शार्क्स ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट, अपना योगदान दे रहे हैं। शार्क टैंक के एक एपिसोड में एट वंस 5 शार्क्स एक साथ उपस्थित होते हैं। अभी इसी बात को महाभारत के साथ थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो महाभारत में ढांचा काफी हद तक ऐसा ही था। कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, कुछ शार्क्स, कुछ दिग्गज लोग थे जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था और वो इस प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ढांचा काफी हद तक यही था। लेकिन शार्क टैंक हो या महाभारत हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी भी शार्क को। पहला, नॉलेज। प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, किसको हो रही है, कहां पे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, प्रॉब्लम का इंपैक्ट कितना है, प्रॉब्लम की वजह से तकलीफ कितनी हो रही है। अगर हमारे पास प्रॉब्लम की जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तभी तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे कुछ ना कुछ। वही है हमारी दूसरी चीज, सोल्यूशन। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम उस सोल्यूशन को अप्लाई कैसे करेंगे, उस सोल्यूशन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, अगर पूरी नहीं तो प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व होगी, सॉल्यूशन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, सॉल्यूशन का एग्जैक्ट इंपैक्ट, एग्जैक्ट पावर कितना होगा। सो प्रॉब्लम की जितनी गहरी और जितनी अच्छी जानकारी हमारे पास होगी, हम उतना ही अच्छा, उतना ही पावरफुल और उतना ही इफेक्टिव और उतना ही असरदार सॉल्यूशन बना पाएंगे। ये दोनों लिंक्ड हैं। लेकिन ये तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पावर या फिर अथॉरिटी। आपके पास कोई भी ताकत या फिर अथॉरिटी है कि आप इस सॉल्यूशन को अप्लाई करके प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर सको? क्योंकि होता यही है कि हमारे पास प्रॉब्लम की नॉलेज होती है, सॉल्यूशन भी पता होता है, लेकिन पावर या अथॉरिटी नहीं होती अप्लाई करने की। जैसे शार्क टैंक में 5 शार्क्स होते हैं ना, वैसे ही महाभारत में भी 5 बहुत ही दिग्गज और बहुत बड़े शार्क्स थे। इन 5 में से 3 शार्क्स जो थे वो फैमिली के ही शार्क्स थे और 2 शार्क्स फैमिली के बाहर के। समझने की कोशिश करते हैं, अभी ध्यान से देखना। और आगे बढ़ने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले थे भीष्म पितामह। इनके पास नॉलेज था, प्रॉब्लम क्या है उनको एग्जैक्टली पता था, क्योंकि प्रॉब्लम काफी हद तक उन्होंने ही बनाई थी। वो प्रतिज्ञा ले गए कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे। ये एक प्रतिज्ञा उन्होंने काफी हद तक अपने पिताजी को ही खुश करने के लिए ली थी, लेकिन इस प्रतिज्ञा की वजह से आगे जाके क्या हो सकता है इसका इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं लगाया था। और भीष्म पितामह के पास पावर भी था, अथॉरिटी भी थी, लेकिन इनके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं था। उनकी प्रतिज्ञा की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई, 2 फैमिलीज का आपस में बंटवारा हो गया और महाभारत हुआ, इसको सॉल्व कैसे करना है इनको पता ही नहीं था। दैट इज वाई इनको पूरी जिंदगी तकलीफें झेलनी पड़ी। महाभारत के दूसरे शार्क थे धृतराष्ट्र। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये अपने बेटे दुर्योधन के प्रति बहुत अटैच थे, उनके प्रति उनको बहुत आकर्षण था, और दुर्योधन की वजह से धृतराष्ट्र खुद अपनी जिंदगी में काफी ऐसे फैसले लेते थे जो देखा जाए तो गलत थे। अभी धृतराष्ट्र ऐसे शार्क थे जिनके पास पावर और अथॉरिटी थी, ऑब्वियसली वो राजा थे, और धृतराष्ट्र बहुत बुद्धिमान भी थे। अगर वो चाहते ना तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो निकाल सकते थे, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जो है वो प्रॉब्लम को ही अनदेखा कर देते थे। वो प्रॉब्लम को देखते ही नहीं थे, उनके पास प्रॉब्लम का नॉलेज ही नहीं था। महाराज धृतराष्ट्र को यही लगता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए पावर और अथॉरिटी होते हुए भी महाराज धृतराष्ट्र प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सके। नाउ महाभारत के तीसरे शार्क हैं महात्मा विदुर। महात्मा विदुर के पास प्रॉब्लम का नॉलेज था, उनको पता था कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कि दुर्योधन हावी हो गया है, महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन को कुछ बोल नहीं रहे हैं, और दुर्योधन की वजह से हस्तिनापुर का राज्य, फैमिली के रिलेशंस, संबंध, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और विदुर जी के पास सॉल्यूशन भी था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनको पता था कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का। लेकिन विदुर जी के पास पावर या अथॉरिटी ये थी ही नहीं।
कोई उनकी बात सुनता ही नहीं था, समझता ही नहीं था और मानता ही नहीं था। इसीलिए उनके पास जो सॉल्यूशंस थे वो कभी वो अप्लाई कर ही नहीं सके, क्योंकि उनके पास पावर या अथॉरिटी नहीं थी। अभी ध्यान से सुनना, महाभारत में 2 ऐसे शार्क्स थे जो फैमिली के बाहर से थे। इन दोनों शार्क्स के पास ये तीनों चीजें थी, नॉलेज, सॉल्यूशन और अथॉरिटी। और इन दोनों शार्क्स ने महाभारत में अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन इन दोनों शार्क्स में से सिर्फ एक शार्क का ही इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द डे सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा और सबके लिए फायदेमंद रहा। सिर्फ एक। वो 2 शार्क्स थे, शकुनी और भगवान श्री कृष्ण। पहले शकुनी का इन्वेस्टमेंट समझते हैं। अभी शकुनी के पास ये तीनों चीजें थी। उनके पास नॉलेज भी था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी था और डायरेक्ट अथॉरिटी थी और इन्फ्लुएंस था दुर्योधन के ऊपर। शकुनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा था कि हमें सामने वाले को हराना है, सामने वाले के ऊपर जीतना है किसी भी कीमत पे। उसके लिए वैल्यूज, मॉरल्स, इमोशंस, प्रिंसिपल्स, जज्बात, इंसानियत सब कुछ गया खड्डे में। इस सॉल्यूशन के मुताबिक दुर्योधन को सब कुछ मिला तो सही, लेकिन दुर्योधन उसे ज्यादा समय तक संभाल के नहीं रख सके, टिका के नहीं रख सके, क्योंकि इन्होंने अधर्म करके, गलत करके वो सब कुछ पांडवों से छीना था। अभी बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, भगवान श्री कृष्ण के पास भी ये तीनों चीजें थी, नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और पावर एंड अथॉरिटी। भगवान श्री कृष्ण की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले, अर्ली ऑब्जर्वेशन। 5 पांडव भाई जब से टीनेजर्स थे ना, तब से भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि पांडव कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो लोग कैसे हैं। पहले से ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ऑब्जर्व किया है। दूसरा स्टेप, भगवान श्री कृष्ण हमेशा ये देखने की कोशिश करते थे कि पांडव जो है वो चैलेंजेस वाले वक्त में, बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में किस तरह से उन मुश्किलों का सामना करते थे, उन चैलेंजेस का सामना करते थे और किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और आगे बढ़ते थे। उनका प्रॉब्लम्स के वक्त, चैलेंजेस के वक्त एटीट्यूड कैसा था। लाक्षागृह में जब आग लग गई थी तब पांडवों ने क्या किया, द्रौपदी का जब स्वयंवर था तब पांडवों ने क्या किया, ये सब भगवान श्री कृष्ण ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि पांडव जो है वो मुश्किल वक्त में किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और किस तरह से उभर कर आते हैं, निखर कर आते हैं। क्योंकि मुश्किल वक्त में और चैलेंजेस वाले वक्त में ही जो लीडर्स होते हैं, जो सही मायने में अच्छे और स्ट्रांग इंसान होते हैं ना, वो उभर के दिखाई देते हैं और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसे काफी मुश्किल वक्त आए थे पांडवों की जिंदगी में, जहां पे उन्होंने काफी चैलेंजेस और काफी मुश्किल का सामना किया था और पांडवों ने समझदारी से उन सारी मुश्किलों को हल भी किया था। और ये बात को देखा भगवान श्री कृष्ण ने और सोचा कि हाँ, पांडव जो है वो है कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए। अभी इन 2 स्टेप्स के बाद भगवान श्री कृष्ण की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का तीसरा स्टेप, पर्सनल अटेंशन। काफी सारे समय ऐसे भी थे जहां पे भगवान श्री कृष्ण को पर्सनली आकर पांडवों को गाइडेंस देना पड़ता था, उनकी मदद करनी पड़ती थी, उनको दिशा बतानी पड़ती थी, क्योंकि ये ऐसे समय थे जहां पे पांडवों ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, पूरा परिश्रम कर लिया, लेकिन फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण की ताकत की और भगवान श्री कृष्ण के अनुभव की जरूरत थी। इसीलिए जब जब जरूरत पड़ी तब भगवान श्री कृष्ण ने पर्सनली आकर पांडवों की मदद की, पांडवों को दिशा बताई। बिगेस्ट एग्जाम्पल, महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण खुद पांडवों के साथ थे। हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ थे इसीलिए भगवान सब कुछ करेंगे, हम पांडव बस आराम से चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं था पांडवों का। भगवान के साथ होते हुए भी पांडव अपनी तरफ से जो हो सकता था वो मेहनत तो करते ही थे, अपना पूरा दिमाग लगाते थे। भगवान श्री कृष्ण तो साथ थे गाइडेंस देने के लिए, और जहां पे पांडव रुक जाए वहां पे पांडवों को सही दिशा, सही राह और सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही गाइडेंस और डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि अंत में गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने आप की मदद करते हैं। सो ये था महाभारत और शार्क टैंक का एनालिसिस। कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने इस वीडियो से क्या सीखा और ऐसा क्या है जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, मैं नहीं बोल पाया इस वीडियो में। प्लीज उसे कमेंट्स में बताइए ताकि मुझे भी पता चले, सबको पता चले। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते आते रहेंगे, जिससे मेरी उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब बोलो जय श्री कृष्णा और इस वीडियो को शेयर करो सबके साथ।